नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 मई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 28 मई है आज और मई में तो अब 2 ही दिन बचे हुए हैं आपके, 2 से 3 दिन, और उसके बाद से आपका जून आ जाएगा। जून और जुलाई आपके बस बचे हुए एग्जामिनेशन में। आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो एक तो कल का टॉपिक है वेदांता वाला। वेदांता के जो प्लांट लग रहा है उड़ीसा में, है ना, और उड़ीसा में बहुत ही सेंसिटिव इलाका है जहाँ पर इन्वायरमेंटल मंजूरी जो है वो दे दी गई है। उसको लेकर क्या आपत्ति है, क्या जगह है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, कौन कौन से एक्ट जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ हम लोग आज कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पढ़ेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है SIR को लेकर के। SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हरी झंडी दे दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि वो SIR करवाए। ये तो सबको स्वीकार करते, तो पहले से ही पता था, हाँ भाई अधिकार तो है ही। लेकिन उसने बोला कि भाई SIR जो है प्रोसेस के जरिए सिटीजनशिप को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रूल ने कहा है कि SIR वैलिड बट कांट बी फाइनल वर्ड ऑन सिटीजनशिप। SIR का प्रोसेस वैलिड है, इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो सही है, लेकिन यह नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं हो सकता है कि अगर SIR में नाम कट गया है तो वो आदमी देश का नागरिक भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, ये इसमें कहा गया है। तो इस फैसले को ज़रा हम लोग समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन एक्ट जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया है, इसे भी हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। एक और हेडलाइन में ही है कि इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में शेंजेन जोन जो है ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसके वीज़ा एप्लीकेशन जो भारत से जाते उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो वीज़ा के साथ बहुत सारे लोगों के डेटा भी जाते हैं, लेकिन उस डेटा के ऊपर में यूरोपियन यूनियन का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एक बहुत ही सख्त कानून माना जाता है, उसका पालन कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। ये इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस और दुनिया के कई सारे यूरोप के प्रमुख न्यूज़ एजेंसियों ने मिलकर के किया है, जिससे पता चला है कि कागज़ पर यह जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो बहुत मजबूत है, जबकि सामान्य लोग जो वीज़ा एप्लीकेशन दायर करें उनके डेटा ऐसे ही सीडीओ में बिक रहे हैं, सीडीओ में जा रहे हैं, बिना सिक्योर वाले ईमेल से उनके भारी भरकम डेटा को सेंड किया जा रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा हम लोग देखेंगे। शेंजेन जोन क्या है, बाकी ये वीज़ा के बारे में तो आपसे नहीं ही पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। शुरू करते हैं आज का। देखिए पहला टॉपिक कौन सा है। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना हो, डेली MCQ प्रैक्टिस जो होता है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। फरवरी से ही चल रहा है, पहले के भी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, लोएस्ट प्राइस पर अभी मिल रहा है, तो अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। PDF के लिए अलग से ग्रुप है, करंट अफेयर और GS के जितने प्रैक्टिस करवाता हूँ उसके PDF के लिए, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आपको मैं ऐड कर दूँगा। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा क्या है। टॉपिक कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोया माल्या बागची बंगाली होते हैं कि खंडपीठ ने यह विधिक निर्णय सुनाया। क्या सुनाया भाई, कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल अच्छी सी बॉडी है, बिल्कुल सही काम किया उस बच्चे ने, उसको नहीं डांटना चाहिए। इसी प्रकार का कुछ पुचकारने वाला फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए जा रहे विशेष सघन पुनरीक्षण अभ्यास को पूरी तरीके से वैध बताया है, लीगल है, वैलिड प्रोसेस है। प्रोसेस को भी वैलिडेशन मिल गया है कि ये जो प्रोसेस था जिसमें लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ा, खैर जो भी था वैलिड प्रोसेस था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि कम से कम कानूनी तौर पर तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नागरिकता पर विधिक सीमा, अदालत ने स्पष्ट विधिक व्यवस्था दी कि निर्वाचन आयोग का यह अभ्यास केवल चुनावी पात्रता तक सीमित है, इसे नागरिकता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता है। यही वो एक लाइन है जिसके निहितार्थ काफ़ी अहम है कि अगर नहीं माना जा सकता है नागरिकता पर अंतिम प्रश्न, तो जिन लोगों का नाम आपने काट दिया वो देश के नागरिक होते हुए भी वोट नहीं दे पाए, इसका तो ये भी तात्पर्य हुआ। और अगर कोई आदमी, जैसे बंगाल में 60 लाख व्यक्तियों के नाम काटे गए, मान लीजिए उसमें से 59 लाख व्यक्ति जो थे वो बांग्लादेशी थे, मान लिया मैंने, फिर भी 1 लाख व्यक्ति जो इस प्रोसेस के कारण बाहर रह गए, वो भारतीय होते हुए मतदान नहीं दे पाए,
इसकी जिम्मेदारी कौन ले? सरपंच जी तो चल दिए, अब जिम्मेदारी गांव की कौन उठाए? तो वही वाली बात यहाँ पर हो गई कि यह फैसला अगर पहले आता तो थोड़ा सा विचार भी किया जा सकता था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग का यह कदम किसी भी स्थापित विधायी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं करता है। कुछ आर्टिकल हैं बंधुओं, आर्टिकल 324 अभ्यास लोक प्रतिनिधि अधिनियम आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1900, पढ़ेंगे अभी कौन सा, 1951 भी है एक, 1900 अलग भी है एक, को विस्थापित नहीं करता, बल्कि धारा 21(3) के माध्यम से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के संवैधानिक अधिदेश में प्राण फूंकता है। मतलब ये जो अभी ये SIR प्रोसेस किया गया है वो नागरिकता लोगों की तय नहीं कर रहा है, बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत ही जो अधिकार दिए गए इलेक्शन कमीशन को कि आप वैलिडेशन कर सकते हैं मतदाता सूची का, तो उसी मतदाता सूची का वैलिडेशन किया गया है, उसको अपग्रेड किया गया, उसको सही किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और यह किसी भी एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 326, इस अनुच्छेद के तहत आयोग का यह विधिक कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मतदाता सूची में केवल वैध भारतीय नागरिक शामिल हों। वैध भारतीय नागरिक का तात्पर्य 18 वर्ष, अगर कोई 17 वर्ष का बालक है तो भारतीय नागरिक तो है, लेकिन वह वैध नहीं है, वह वैध नहीं है। और कौन वैध नहीं है? जैसे मान लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है पटना सिटी, जहां पर आपका मतदाता सूची में नाम है, और आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के मतदाता सूची से आपका नाम हटाया जा सकता है, क्योंकि उम्र भी है आपकी मतदान करने की, भारतीय भी हैं आप, लेकिन गलत जगह पर आपका नाम है या नाम का दोहरीकरण है, इसलिए भी आपका नाम हटाया जा सकता है। तो वैध का तात्पर्य यहाँ पर काफ़ी विस्तृत है, जिसको समझने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे लोगों का आदान प्रदान हुआ, मतलब कि आए गए हैं, जगह बदला है, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, कई सारे नए आए हैं। तो मृत्यु नए तो हर साल जुड़ते ही हैं, लेकिन कई सारे लोग जो हैं बस गए बंगाल में आकर के दिल्ली में बस गए, दिल्ली के लोग जा कर के कहीं और बस गए, कहीं और के लोग दिल्ली आकर के बस गए। तो ये जो दोहराकरण है, इसके कारण से भी हम मतदाता सूची भारी और बल्कि दिखता है। इसी में से अवैध लोगों को अब हटाया गया। तो अवैध का मतलब केवल इंडिया से बाहर के ही लोग नहीं हैं, अवैध का मतलब ये भी है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। विधायी कानून के साथ सामंजस्य, न्यायालय ने घोषित किया कि SIR की यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या निर्वाचकों का पंजीकरण नियम 1960 के साथ किसी भी टकराव में नहीं है, और इन दोनों कानून का उल्लंघन यह नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के 24 जून 2025 के आदेश की समीक्षा की, जिसमें 2 मुख्य विधिक कारण दिए गए थे। पहला है जनसांख्यिकी परिवर्तन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून 2025 को कहा था कि हम 2 कारण सबसे मुख्य रूप से हम लोग रख रहे हैं। पहला है जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हुआ है। पिछले 20 वर्षों में तीव्र शहरीकरण, प्रवासन के कारण से मतदाता सूची में कई स्थानों पर त्रुटिपूर्ण और बार बार प्रविष्टियां दर्ज की गई है। जैसे अगर आप नोएडा आएंगे तो आपको लगेगा बिहार में रह रहे हैं आप, ऑटो वाले से लेकर के जूस वाले तक सब कोई मैथिली भोजपुरी में बात करने वाले लोग हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अपने बिहार में ही रह रहे हैं। लेकिन क्या इनका नाम बिहार के मतदाता सूची से हट गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मतदाता सूची में नाम ऐड हो जाता है। पार्टियाँ में, जैसे यूपी में इलेक्शन आता है, पार्टियाँ में बढ़ चढ़ के सबका नाम ऐड कराती मतदाता सूची में, क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो दोहराकरण जो ये हो जाता है डेमोग्राफिक चेंज के कारण से, प्रवासन के कारण से, ये भी कम से कम सुधरना चाहिए। एक ये भी उद्देश्य था कि इसके पीछे, तो SIR के पीछे आपको लिखना है, ये सब पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। सीमित जांच की शक्ति, आयोग को चुनावी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की एक सीमित जांच करने की विधिक शक्ति प्राप्त है, और यही लिमिटेड इंक्वायरी की जो शक्तियां प्राप्त है चुनाव आयोग को, वही लिमिटेड इंक्वायरी किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा। अब आपको समझ में आ गया कि चुनाव आयोग ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सब समझ गए हैं। विलोपन प्रक्रिया और नागरिकता परीक्षण, अदालत ने उन नागरिकों के विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक निश्चित प्रशासनिक सुरक्षा ढांचा स्थापित किया है, जिसका नाम सूची से हटाया गया है। उनके लिए किया है
सक्षम प्राधिकारी को संदर्भ किया जाए। भाई जो सक्षम प्राधिकारी हैं, केंद्र सरकार 4 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी लगाए और जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसको रिव्यू किया जाए, किसी का नाम गलती से नहीं कटना चाहिए। समय सीमा की विधिक बाध्यता लाई गई है कि सक्षम प्राधिकारी को अगले विधायी या संसदीय चुनाव से पहले सारे परिणाम पर निर्णय लेना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार, यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरीके से जुडिशियल रिव्यू के अधीन रहेगी, जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की गारंटी देती है। यानी कि हम तो देखरेख करते ही रहेंगे समय समय पर। यह भी इसमें चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। अब एक एक्ट है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट का कोई भी दुरुपयोग नहीं हुआ है। तो इस एक्ट को भी ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में। यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 पूछा गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली या लोकतांत्रिक ढांचे को विधिक आधार प्रदान करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय कानून है। ध्यान रहे, यह संसद के द्वारा आज़ादी के बाद बनाया जाने वाला कानून है, यह संविधान में नहीं है कहीं भी। ठीक है, क्या है इसमें? तो भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, कौन से 324 से 329 चुनाव के बुनियादी ढांचे का विधिक प्रावधान करता है। संविधान निर्माताओं ने विस्तृत से चुनाव प्रक्रिया कराने की सारी शक्ति जो है वो चुनाव आयोग को सौंपी है और चुनावी प्रक्रिया को तय करने की शक्ति संसद को सौंपी है। चुनाव कराने के लिए सारी शक्तियां चुनाव आयोग को दी है, लेकिन चुनाव कैसे कराया जाएगा ये डिसाइड करने की शक्ति सारी संसद को दी गई है। तो संसद जो एक्ट बनाती है उसी एक्ट के जरिए चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं। शक्तियां किसके पास में है? तो एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका नाम है चुनाव आयोग, और उसी के द्वारा यह सारा काम परफॉर्म किया जाता है। ये तो आपको पता होगा, वही चीज़ को यहाँ पर भारी भरकम शब्दों में लिखा जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह मुख्य रूप से चुनाव की तैयारी, सीटों के आवंटन, मतदाता सूचियों संबंधित प्रशासनिक नियमों को विधिक रूप से तय करता है। लीगल रूप से इसी एक्ट के जरिए ये सब चीज़ें तय होती है कि चुनावों की तैयारी, सीटों के आवंटन, मतदाता सूची इत्यादि जो हैं वो आरपीए एक्ट 1950 के जरिए ही शक्तियाँ मिलती हैं। किसको? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विधिक शक्तियाँ मिलती हैं, इसे सपोर्ट मिलता है, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये काम परफॉर्म कर पाती है। आरपीए 1950 के चुनाव के पूर्व की प्रशासनिक तैयारी के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है, जैसे सीटों का आवंटन और परिसीमन। यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और विधान परिषदों में सीटों का आवंटन को विधिक रूप से निर्धारित करता है, विधिक रूप से निर्धारित करता है। यह संसदीय विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण, सीमाओं को तय करने के लिए लीगल आधार जो है वो इसी एक्ट के जरिए मिलता है। मतदाताओं की विधिक पात्रता जो तय होती है वो इसी के जरिए होती है। भारत का नागरिक होना, आयु 18 वर्ष, सामान्य निवासी हैं भारत के, तब जाके आपको मिलता है। मानसिक अस्वास्थ्य, अपराध या भ्रष्ट आचरण की पर विधिक अयोग्यता को भी यही परिभाषित करता है कि कौन वोट दे पाएंगे और कौन वोट नहीं दे पाएंगे। मतदाता सूचियों की तैयारी, यही है एसआईआर की शक्ति, यहीं से मिलती है। ये भी इसी एक्ट का एक भाग है। चुनावी अधिकारियों की विधिक नियुक्ति, सीईओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी जो होते हैं, उन सभी की नियुक्ति भी आरपीए एक्ट 1950 के तहत ही की जाती थी। ये एक्ट की क्या है? ये एक्ट के प्रावधान है, जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब एक और आपने सुना होगा कि आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951, ये दो एक्ट हैं, दोनों का नाम भी सेम ही है, बस अलग अलग ईयर में आए, दोनों में बेसिक अंतर भी है। चुनाव से पहले की प्रशासनिक तैयारी आरपीए एक्ट 1950 होता है। वास्तविक चुनाव का संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता, चुनाव विवाद, भ्रष्ट आचरण, राजनीतिक दल, इन सभी को जो परिभाषित किया गया। राजनीतिक दल कौन कौन होंगे? जैसे कॉकरोच जनता पार्टी एक आई थी, अब तो पता नहीं कहाँ गई। तो इस सीजेपी जैसे, मान लीजिए एक उदाहरण लिया हमने, एक कॉकरोच जनता पार्टी जो थी, अगर इसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता चाहिए तो इसी के तहत वो क्या करेगी? अप्लाई करेगी आरपीए एक्ट 1951। यह मतदाताओं के विधिक अधिकार और पंजीकरण को नियंत्रित करता है, आरपीए एक्ट 1950। यह उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के विधिक नियमों को नियंत्रित करता है, आरपीए एक्ट 1951। दोनों में डिफरेंस भी इसीलिए मैंने दे दिया है ताकि आप दोनों को जोड़ करके पढ़ सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वेदांता का उड़ीसा में माइन प्रोजेक्ट है, जो बॉक्साइट का माइन है। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है वो बॉक्साइट ही है। मुख्य संदर्भ क्या है? परियोजना का विवरण क्या है?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एक्सपर्ट जो कमेटी है 15 मई की बैठक में वेदांता लिमिटेड को उन्होंने बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है। तो ये क्या हो गया, ये तो संदर्भ हो गया जिसके कारण हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। भौगोलिक अवस्थिति क्या है, यह प्रस्तावित परियोजना उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा पर, उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा पर फैले पहाड़ी शिखरों पर यह स्थित है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट, ईस्टर्न जो घाट है हमारे, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। गुजरात से तमिलनाडु तक, गुजरात से तमिलनाडु तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु, इतने सारे राज्य एंड यूटीज़ आते हैं। ये पूर्वी घाट है बंधुओं, जो कहाँ से, तो उड़ीसा हो गया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य जो हैं यहाँ तक आपको तमिलनाडु तक फैले हुए मिलते हैं। इसी उड़ीसा में पूर्वी घाट का यह हिस्सा है, पूर्वी घाट का यह हिस्सा है कालाहांडी और रायगढ़ जिले के आसपास का क्षेत्र। भंडारण क्षमता यहाँ पर 311 मिलियन टन उच्च ग्रेड बॉक्साइट के भंडार का अनुमान लगाया गया है। कुल क्षेत्रफल, यह परियोजना इतने क्षेत्रफल में फैली हुई है। जो मुख्य रूप से आपको समझना है वो क्या है, तो इस खादान से निकलने वाले बॉक्साइट का उपयोग कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ में स्थित वेदांता के एल्यूमिनियम प्लांट में किया जाता है। वहीं पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है एल्यूमिनियम का। ये देखिए उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये हमारे राज्य के सबसे समृद्ध खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। तो यहीं पर सिजली माल आपको दिख रहा होगा, यही सिजली माल का यह इलाका है जहाँ पर खनन किया जा रहा है। ये सब अलग अलग पोर्ट हैं बंधुओं, पोर्ट हैं जैसे काकीनाडा है, वाइजैक है, गोपालपुर पोर्ट है, पैराडीप पोर्ट है। तो ये सब क्या हैं, अलग अलग बंदरगाह हैं। पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा हमें मिलते हैं, जैसे कि वाइजैक जो है विशाखापत्तनम जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश में, यह भारत का सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह में से एक माना जाता है। नेक्स्ट जो इसी में देखेंगे कि ये शर्तें, ये जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है, क्लियरेंस कुछ शर्तों के साथ दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टेज 2 वन मंजूरी की अनिवार्यता। समिति ने स्पष्ट शर्त रखी है कि जब तक कंपनी पर्यावरण मंत्रालय से औपचारिक स्टेज 2 वन मंजूरी प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक इतना हेक्टेयर भूमि पर कोई भी खनन गतिविधि नहीं किया जाएगा। इससे पहले उसने दिसंबर 1 में ही स्टेज 1 की मंजूरी तो उसको मिल गई है, लेकिन स्टेज 2 की मंजूरी अभी नहीं मिली है। न्यायालयी मामलों की भी बाध्यता है। कंपनी को उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी में लंबित 2 प्रमुख न्यायिक मुकदमों के फैसले का कड़ाई से पालन करना होगा। एक लार्सन एंड टूब्रो के साथ भी इसका विवाद चला रहा है, जिसके कारण से यह जो प्रोजेक्ट है ये आसान तो कतई नहीं था। अब समझेंगे इसके इन्वायरमेंटल पहलू को, सोशल पहलू को, जिसके कारण से यह चर्चा में है, विवाद में है। और एक एक्ट जो है फॉरेस्ट का एक्ट, उसे भी ज़रा हम लोग समझेंगे। काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसलिए समय लगेगा इसको कवर करने में। इत्मीनान होकर के देखिएगा, क्योंकि एईडीओ एग्जामिनेशन में पेशा एक्ट से एक सवाल पूछा गया है और उसी पेशा एक्ट को हमने एईडीओ एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले सेम टॉपिक में, ये टॉपिक उस समय किसी और संदर्भ के कारण से चर्चा में था, हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस टॉपिक में हमने कवर किया था उस समय, तो आदिवासी लोग विरोध कर रहे थे, जिसके कारण से हमने इसको कवर किया था। वन्य जीव संरक्षण योजना, शेड्यूल 1 प्रजातियों की उपस्थिति, 1972 का एक्ट है, बहुत ही असाधारण प्रकार का एक्ट है भारत में विविधताओं को बना करके रखने के लिए। 1972 के एक्ट में कोई वन्य जीव सूची 1 में शामिल है तो उसको तो आप टच भी नहीं कर सकते हैं। वो हाईली सिक्योर संरक्षित प्रकार के जीव जंतु होते हैं और फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का एक्ट बनाया गया था। तो ये ऐसी जगह पर यह प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जहाँ पर वन्य जीव बहुत सारे हैं जो सूची 1 में, शेड्यूल 1 में शामिल जीव हैं, मतलब कि प्रोटेक्टेड हैं। जैसे कि 24 अनुसूची 1 प्रजातियाँ पाई जाती, इनमें हाथी, सुस्त भालू, किंग कोबरा और पेंगोलिन पाए जाते हैं, जो शेड्यूल 1 के वन्य जीव हैं। हाईली कंजर्वेटिव होते हैं ये, इनको कंजर्व किया गया है और इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको टच करने पर बहुत ही भीषण सज़ा भी दी जाती है। तो इस प्रकार के जीव जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इसको मंजूरी दे दिया गया है।
वित्तीय परिव्यय, इन जीवों की सुरक्षा के लिए उड़ीसा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव सह मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा 16 अगस्त 2024 को एक साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण योजना स्वीकृत की गई, जिसके लिए 34.44 करोड़ का बजट निर्धारण किया गया कि हम वहीं पर एक ऐसा इलाका बनाएंगे जहां पर यह वन्य जीव जो हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। पता नहीं किसके साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें की जा रही है। ठीक है, जरा अब नेक्स्ट समझते हैं इसमें विस्थापन, पुनर्वास और सामाजिक जनजाति विरोध। ये जो जहाँ पर यह खनन किया जाएगा, आपने कंतारा मूवी देखा क्या? कंतारा का सेकेंड पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक पवित्र उपवन होता है। पवित्र उपवन की परिकल्पना आज की नहीं है गुरु, और देश के हर भाग में है पवित्र उपवन। जो कालिदास ने लिखा है रघुवंश महाकाव्यम, कभी पढ़ने का समय मिलेगा तो पढ़िएगा, तो उसमें पवित्र उपवन की चर्चा विस्तृत रूप से मिलती है। पवित्र उपवन किसे कहते हैं? वनों को बचाने का, पेड़ पौधों को बचाने का भारत में काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। तो उसको बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। जैसे मान लीजिए गांव के आसपास में एक बहुत ही सुंदर सा कोई पीपल का पेड़ हो गया, तो उसमें बोलते थे ब्रह्म रहते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते, जिससे उसको कोई नुकसान नहीं होता था। कुछ भी काट लो, लेकिन उस पीपल को कोई भी नहीं काटता था। इसी प्रकार से पवित्र उपवन होते, एक वन प्रदेश होता है जिसमें से कोई पेड़ नहीं काटते हैं, उसको संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। हर जगह, हर गांव में आज भी कुछ न कुछ ऐसे पवित्र स्थल होते हैं जो जंगलों के बीच में होते हैं, जहां पर लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वहां के लकड़ियों को जनरली नहीं काटते, बड़ा सुरक्षित होता है। तो ये पेड़ पौधों को सुरक्षित करने का भारत में बहुत ही प्राचीन प्रणाली चली आ रही है। तो जनजातियों का भी मानना है कि जहाँ पर आपने एल्यूमिनियम निकालने के लिए पट्टे पर दे दिए हैं, वो जगह हमारा पवित्र उपवन है, हम उसकी पूजा करते हैं, वहाँ हमारे देवता निवास करते हैं। जैसे कांतारा में दिखाया हुआ है पवित्र उपवन कि एक पवित्र जगह होता है जहाँ पर वो देव निवास कर रहे होते हैं। तो उसी प्रकार का विवाद यहाँ पर भी। इस परियोजना के कारण 2 गाँव के 129 परिवार विस्थापित होंगे। तीजी माली के 51 परिवार, मालीपा दारा 78 परिवार, ये गांव हैं। विधिक दस्तावेजों के अनुसार इन दोनों जिलों में कुरकुटी, चांदगिरी नामक 2 स्थानों को पुनर्वास कॉलोनियों के लिए चिन्हित किया गया है। इन दोनों को पुनर्वास कॉलोनी के रूप में बनाया जाएगा। जनजातीय समुदाय का विरोध, इस परियोजना का स्थानीय कांधा और परोजा अनुसूचित जनजाति समुदायों द्वारा वन निवासी अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है। कांधा और परोजा ये एसटी ट्राइब्स हैं, इनके द्वारा इसके विरोध ज़्यादा किए जा रहे हैं। ग्राम सभा प्रस्ताव पर कानूनी विवाद, सरकार का ही एक्ट है जिसको कहा जाता है वन अधिकार संरक्षण एक्ट 2006, वन अधिकार संरक्षण एक्ट 2006, जिसके जरिए वन में रहने वाले वन के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि उनके ग्राम सभा के द्वारा जब तक किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक वह प्रोजेक्ट उनके गांव में नहीं लगाया जा सकता है। ये उनको एक्ट बना करके सख्तियाँ दी गई हैं। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जब बड़ी कंपनियां या रसूखदार लोग आते हैं या सरकार समर्थित लोग आते हैं तो ग्राम सभा के फैसलों को फाड़ करके फेंक दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है। कालाहांडी और रायगढ़ जिले के निवासियों ने पिछले साल उड़ीसा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ग्राम सभा प्रस्ताव और जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की थी। आदिवासियों का आरोप है कि विधिक प्रस्ताव पूरी तरीके से फर्जी हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव, वही जो पवित्र उपवन के मैंने किस्से सुनाए आपको। पर्यावरण और कई सारे कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह उनका पवित्र स्थल है जो वो उपयोग करते आ रहे हैं कई हजार वर्षों से। आर्थिक निर्भरता भी है, यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को उत्पादन करते हैं, खास तौर से मोटे अनाज का, जिसको खा करके उनका पेट भरता है और पोषण भी उनको मिलता है। तो ये सारा क्या था, यह मुद्दा जो था वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जगह है जिसको लेकर के सरकार ने तो मंजूरी दे दी दिल्ली में बैठ करके, लेकिन वहाँ के लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो अधिकार मिला हुआ है वन संरक्षण एक्ट से उसका भी पालन नहीं हो रहा है। बाकी तो इर्द गिर्द फैक्ट थे, 2-4 नाम थे। पवित्र उपवन की अभिकल्पना को समझा हमने, ये पूछा भी जाता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट कह दिया जाता है। इसको ज़रा ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं UPSC प्रीलिम एग्जाम में।
ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद की वन नीतियों ने वनों के संरक्षण के नाम पर स्थानीय आदिवासियों को उनकी ही भूमि पर अतिक्रमणकारी कहना शुरू कर दिया। ऐसे लोग जो हजारों वर्षों से वन में रहते आ रहे थे, उनको हमने कहा कि आपसे वन को नुकसान हो रहा है, जबकि वो तो हजार वर्षों से रह रहे थे वन में, उससे तो उसका वन नुकसान नहीं हुआ, और हमने एक्ट बना के कहा कि आप नुकसान कर रहे हैं। इसी चीज़ को भारत सरकार ने फिर करेक्ट किया और कहा कि आपसे कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा है। परिस्थिति और आजीविका का संतुलन, इसका उद्देश्य वन के टिकाऊ संरक्षण के साथ साथ इन समुदायों के खाद्य सुरक्षा और आजीविका को सुरक्षित करने के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार एक एक्ट बनाया गया, जिसका नाम है FRA 2006। वन निवासी अनुसूचित जनजाति ये व्यक्ति, ये समुदाय जो मुख्य रूप से वनों या वन भूमि में रहते हैं, अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर हैं, उनको वो उस क्षेत्र के ST के सदस्य होंगे और उनको उसका सदस्यता भी मिलता है कि आपका यहाँ पर मूल निवास है, आप रहते आ रहे हैं, आपने यहाँ पर खेती की, इससे वन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यानी कि सरकार ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, यह आपका अधिकार है, या जंगल जो है, ज़मीन जो है, यह आपका अधिकार है। अन्य पारंपरिक वन निवासी, इस श्रेणी में आने के लिए आवेदक को विधिक रूप से साबित करना होगा कि उनकी कम से कम 3 पीढ़ियां अर्थात 75 वर्ष 13 दिसंबर 2005 से पहले से मुख्य रूप से उस वन क्षेत्र में रह रहे थे, तो हम आपको स्वीकार कर लेंगे कि आप इस यहाँ के रहने वाले हैं। अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त विधिक अधिकार क्या क्या हैं? तो व्यक्तिगत अधिकार, भूमि का स्वामित्व मिलेगा आपको। सामुदायिक अधिकार, लघु वनोपज जैसे तेंदू का पत्ता और इत्यादि चीज़ें होते हैं, उसे आप संग्रह कर सकते हैं। वन प्रबंधन का अधिकार, वनों के संरक्षण प्रबंधन की शक्ति लोकल लोगों को भी दिया गया। विकासात्मक अधिकार, बुनियादी सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली भी सरकार उन तक पहुँचाएगी। व्यक्तिगत वन अधिकार, वन निवासियों के पास 13 दिसंबर 2005 से पहले उनके द्वारा खेती की जा रही भूमि जो अधिकतम 4 हेक्टेयर तक हो सकता है, उनको दे दिया गया। याद रखिएगा ये 4 हेक्टेयर वाला। सामुदायिक वन अधिकार जैसे लघु वनोपज इत्यादि, मछली पकड़ना, चराना, बांस, जड़ी बूटी, पत्ता, शहद, ये सब चीज़ें आप वन के जो उत्पाद होते हैं आप उपयोग कर सकते हैं, आपको पूरी छूट होगी। वन प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स इत्यादि बनाए जाएंगे। जो वन का संरक्षण हम लोग करते हैं उसमें हम उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी मान करके, अब हमारा अप्रोच होगा कि वन निवासी वन के दुश्मन नहीं है बल्कि उसके हितैषी हैं, इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकासात्मक अधिकार भी दिया गया, बेसिक फैसिलिटी उन तक पहुंचाया जाएगा। इसमें ग्राम सभा की सर्वोच्चता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। यही सवाल पूछा गया था AEDO एग्जामिनेशन में। प्रारंभिक विधिक प्राधिकारी, वन अधिकारियों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने, दावों की जांच करने, स्थानीय वन सीमाओं का नक्शा करने, प्राथमिक शक्ति केवल ग्राम सभा के पास ही होगा, ग्राम सभा के पास ही होगा। उपखंड स्तरीय समिति भी बनाया गया एक। ग्राम सभा के प्रस्ताव को तकनीकी और विधिक जांच के लिए यह समिति बनाई गई। फिर एक जिला स्तरीय समिति होगी जो अंतिम निर्णय लेगी, और यही उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला कलेक्टर साहब जो होते हैं वो गांव के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, कंपनी की बातें सुन लेते हैं। यही अभी आरोप है इन आदिवासियों का। समकालीन चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो ग्राम सभा की सहमति को दरकिनार कर दिया जा रहा है आजकल। दावों की उच्च अस्वीकृति दर है, और वन संरक्षण अधिनियम बनाम FRA जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट जो है, इन दोनों के तहत में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। तो इस सबको पूरा टॉपिक समझ लिया हमने, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, कौन कौन से जगह थे, कौन कौन से आदिवासी हैं, किस लिए विवाद हुआ है, किसको अनुमति मिली है, सारा कुछ हमने समझ लिया है। FRA एक्ट भी समझ लिया हमने। और अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, शेंजेंग जोन वीज़ा के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज अब इसके बाद तो कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, आज तो साइड टेस्ट भी नहीं लूँगा मैं, और कल हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।